ऑफ है। हेड हेड ये चैप्टर उन्होंने ना हेड एलिमेंट पे रखा कि इसमें क्या क्या आ सकता है हेड के अंदर। तो पता है हेड के अंदर जो ना मेटा डाटा आता है, मेटा डाटा तक डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। मेटा डाटा कंप्यूटर में कहते हैं कि डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा का मतलब है कि ऐसा डाटा जो डाटा के मतलब डाटा होता है ना, उसको मेटा डाटा कहते हैं। मेटा डाटा इसका मतलब है डाटा अबाउट डाटा। ये काफ़ी कंप्यूटर में काफ़ी जगहों पर यूज होता है, डाटा अबाउट डाटा, डाटा के मतलब डाटा। जैसे आपके जो HTML बॉडी पेज में डाटा है उसके मतलब डाटा कि उसके साथ क्या करना है, ठीक है जी। यानी ये इसके अंदर जो हेड ऐसा कंटेनर है, इसके अंदर जो डाटा होता है वो डाटा आपके HTML डॉक्यूमेंट के मतलब होता है। ये डाटा डिस्प्ले नहीं होता, जो हेड के अंदर होता है ना, ये डिस्प्ले नहीं होता है। जो बॉडी के अंदर वो डिस्प्ले होता है, ये डिस्प्ले नहीं होता। ये सिर्फ बताता है कि बॉडी के अंदर डाटा जो है उसके साथ क्या करना जी। मसलन इसके अंदर एक तो टाइटल आ जाता है, टाइटल टैग, जिसका आपको पता ही है कि वो ब्राउज़र के ऊपर पट्टी के ऊपर आता है टाइटल। जैसे ये टाइटल आ रहा है HTML हेड एलिमेंट्स, तो ये इसकी वजह से आ रहा है, ठीक है जी। उसके अलावा आप जब इंटरनल CSS लिखते हैं तो उस वो भी इसके अंदर ही लिखते हैं ऐसे करके। स्टाइल जैसे आप कहते हैं कि तमाम पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज जो है वो 21 लिखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा तो ये तो वैसे मैंने लिख के इसको नहीं लिखा। तो ये हेड के अंदर जो है ना आपके पास टाइटल टैग, स्टाइल टैग। अब ये जो स्टाइल टैग ये डिस्प्ले तो नहीं होना, ये तो नहीं डिस्प्ले होना। ये क्या सिर्फ है कि ये कहता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ फर्ज करो आपने ऐसे कोई पैराग्राफ लगाया, दिस इज पैराग्राफ को क्लोज भी कर, तो क्या करेगा ये जो स्टाइल लगा हुआ है, ये जितने भी आपके बॉडी के अंदर पैराग्राफ हो उनके पैराग्राफ के फ़ॉन्ट साइज़ पर 21 पिक्सल करना है। तो इसलिए हमने बात की थी कि ये हेड के अंदर जो भी होता है ना, ये मेटा डाटा अबाउट डाटा है कि आपके पेज के अंदर जो डाटा है उसके मतलब डाटा होता है। आपके पेज में ये डाटा है तो उसके उस डाटा के मतलब डाटा है कि उस डाटे को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन दी हुई उसकी, डायरेक्शन दी हुई है कि बॉडी के अंदर जो डेटा है उसको इस तरह करके, जैसे स्टाइल टैग लग जाता है। फिर उसके फोन आ गया, तो ये वो इसीलिए उसने शुरू में कहा था कि ये जो है ना मेटा डाटा इसमें आता है। मेटा डाटा मीन डाटा अबाउट डाटा। ये डिस्प्ले नहीं होता, यानी इसका कोई डिस्प्ले तो नहीं आएगा। ये सिर्फ इसको इसके अंदर जो बॉडी के अंदर डाटा है उसके अंदर लेके डाटा के उसको क्या करना, उसकी डायरेक्शन करना। जैसे इसमें आप ये टाइटल टैग तो चले है, ये डिस्प्ले में आ जाता है ना ऊपर टाइटल, बाकी ये स्टाइल टैग है। फिर इसी के अंदर एक मेटा टैग होता है, मेटा ओपन मेटा, ये मैं फिर आपको अभी डिटेल में बताता हूँ ये क्या, ये आ जाता है। फिर इसके अंदर लिंक का टैग होता है, ये हेड के अंदर सारे। फिर स्क्रिप्ट का टैग है, स्क्रिप्ट क्लोज, जैसे वो जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं वो लिख सकते हैं इसके अंदर।
अच्छा जी, वैसे ये लिंक का टैग आप क्यों यूज़ करते हैं? सवाल। इसमें ये एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS को लगाने के लिए आप इसमें लिंक भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये इंटरनल CSS है। एक इन लाइन होती है, इन लाइन वो जैसे ये मैं स्टाइल यहाँ पे ये लिखूँगा, तो मैं कहता हूँ स्टाइल साइज, तो ये इन लाइन हो जाएगी, ये इंटरनल है। और एक्सटर्नल के लिए ये लिंक्ड है। लिंक रेफरेंस। फिर ये स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के लिए बस हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलर्ट ए, तो अलर्ट ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ये सारे ये किस्म ब्रैकेट में आके ये अलर्ट अलर्ट शो करेगा। ए मैसेज बॉक्स आ गया ना, उसमें ए लिखा हुआ आ ये जाएगा। लिखा हुआ, ठीक। वो इसको सिर्फ चला के दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लो। ये लिखा हुआ आ रहा है, जी हाँ जी, वैसे ही। जिसे का पैराग्राफ भी आ गया, हम्म, और ये ओके भी लिखा हुआ है टाइटल, जी। यहाँ भी इन्होंने कहा है। तो बेसिकली ये तो ये इसमें ये स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट के लिए होता है, लिंक टैग एक्सटर्नल CSS को लगाने के लिए। अभी इनकी डिटेल आएगी फिर। मतलब ये हेड के अंदर ये सारे आ जाते हैं, टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट और बेस। ये देखिए हेड के अंदर ही चल रहे हैं। और इसके अलावा ये बेस भी होता है। अभी पढ़ते हैं ये क्या होता है, लेकिन सिर्फ बात करने की ये है कि आपके हेड टैग के अंदर ना ये चीज़ें आती हैं, टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस। स्क्रिप्ट का आपको पता चल गया जावास्क्रिप्ट है, लिंक का पता है एक्सटर्नल CSS है, स्टाइल का भी आपको पता है इंटरनल CSS है, ठीक है। मेटा टाइप क्यों लगा किधर वहाँ पे मेटा टाइप क्यों लगा? ये भी बात है ना, अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये मिसाल कर लेते हैं, ये मिसाल है, कुछ भी नहीं इसमें, सिर्फ उतना किया कि ये टाइटल लगा दिया, उसने हेड नहीं लिखा लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, हेड ना लिखे तो बॉडी के ऊपर हेड ही ज़ूम, बॉडी के ऊपर पूरा हेड ही ज़ूम करता है। इसके एक एग्जांपल उसने HTML में हेड बॉडी ये लिख दिया, फिर बॉडी लिख दी, ऊपर हेड नहीं लिखा। अगर बॉडी के ऊपर हेड ना लिखे तो वो यही जूम करता है कि बॉडी के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हेड ही है, लेकिन ये लिखना रिकमेंडेड है। तो पेज टाइटल ये सिर्फ इसमें ये कह रहा है कि ये सिर्फ टाइटल डाल गए तो हमें ऑलरेडी मालूम है, इस एक्सरसाइज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उसमें सिंपल HTML टाइटल लगा के दिखाया कि टाइटल इस तरह लगता है, ठीक है जी। अब आ जाइए स्टाइल एलिमेंट की तरफ, ये हेड में लगता है। इसमें उसने क्या किया है कि उसने क्या जनाब, फिर उसने ये हेड नहीं लिखा, मैंने बताया ना अगर बॉडी के ऊपर कुछ ना लिखे, जी हेड ना लिखे तो बॉडी से ऊपर ना ये ज्यूम करता है कि बॉडी से ऊपर हेड ही है, लेकिन लिखना बेहतर है कि ये बेहतर है क्योंकि इससे चीज़ क्लियर होती है। ये लिखना बेहतर है, लेकिन उसने मिसाल के लिए बताया कि ना लिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट हेड ही ज्यूम करता है। तो हेड के अंदर एक टाइटल लगाया, पेज टाइटल, और फिर ये स्टाइल इसको इंटरनल CSS जिसको कहते हैं, उसमें बॉडी को बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया और पैराग्राफ का कलर जो है ना वो ब्लू दे दिया, सिंपल। बस ये स्टाइल लगाया तो ये लग गया। ये तो ऑलरेडी हमें महल जी किया मालूम है, लेकिन प्यारा ये उसमें मिसाल आ गई कि उसने हेड के अंदर स्टाइल टैग। आगे चलेंगे, लिंक एलिमेंट, इसकी भी मिसाल कर लेते हैं। ये भी इसी तरह बॉडी से ऊपर हेड, हम आप जब भी लिखें हेड लगाएं इस तरह, ठीक है। इस तरह हेड लगाएं, टाइटल लगाया, पेज टाइटल वो आ जाएगा क्योंकि ये फ्रेम के अंदर जब इसको चलाएंगे आपका पेज टाइटल नहीं ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो कि इसने फ्रेम के अंदर लगाया यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेन पेज ये है, उसके अंदर ये फ्रेम है, हमने पढ़ा ये फ्रेम लगा। बहरहाल अब असल जो चीज़ समझने वाली उसे लिंक टैग लगाया।
लिंक टैग उसने किस लिए लगाते हैं, एक्सटर्नल CSS को इंक्लूड करने के। उसमें उसने कहा जी लिंक रिलेशन के लिंक की टाइप क्या है, स्टाइल शीट है, और उसका जो स्टाइल शीट CSS का नेम href के माई स्टाइल डॉट CSS, ये ठीक है एक्सटर्नल CSS। इसीलिए तो ये बैक, क्योंकि इसमें तो कहीं नहीं लिखा होगा बैकग्राउंड कलर येलो हो, ये वो इस माई स्टाइल डॉट CSS में सही है CSS इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और सबसे बेहतरीन तरीका भी ये है कि आपकी एक्सटर्नल CSS होनी चाहिए। तो ये उसने लिंक टैग लगाया कि कैसे लिंक करनी है एक्सटर्नल CSS, और हेड टैग के अंदर ये लगना है। तो ये माई स्टाइल डॉट CSS, अगर ये इसको आप गलत नेम कर देंगे तो देखना स्टाइल नहीं लगेंगे, देख रहे हैं? क्योंकि वो स्टाइल सिर्फ इसी फाइल में बना, समझ आई? ये क्लियर है मिसाल? फिर आगे चलते हैं। ये हो गई थी लिंक टैग। ये सारे किस में चाह रहे हैं, हेड में, और मेटा डाटा यानी डॉक्यूमेंट के डाटा अबाउट डॉक्यूमेंट। लिंक के बाद मेटा एलिमेंट आ जाए। ये मेटा एलिमेंट क्या है, इसको पढ़ लें। जैसा इन्होंने सवाल किया था कि जी इसमें मेटा जो है ना वो क्यों, इसको पढ़ लेते, एग्जाम्पल कर लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। ये देखें उसने 4 मेटा टैग लगाए, ठीक है जी। सबसे पहले आप समझते हैं, ये देखें सबसे पहले ये वाला समझ लें, मेटा नेम कीवर्ड्स। ये कीवर्ड रिजर्व वर्ड क्या है, रिजर्व वर्ड। मेटा भी रिजर्व वर्ड है। मेटा चार तरह के मेटा लग सकते हैं ना। जैसे मैं मेटा करके मेटा क्या, मेटा 4 तरह कहेंगे, या कीवर्ड्स होगा, या डिस्क्रिप्शन होगा, या ऑथर होगा, या ये कैरेक्टर सेट होगा। सबसे पहले कीवर्ड समझना, मेटा नेम कीवर्ड्स। उसके बाद कंटेंट पे लिखा HTML, CSS, XML, जावास्क्रिप्ट। ये बेसिकली सर्च इंजन का आपने शायद नाम सुना होगा। जी सर। सर्च इंजन का जब नाम सुना होगा, ये SEO होता क्या है कि जब आप सर्च करते हैं यहाँ पे HTML, इसी सर्च इंजन में गूगल जैसे फेमस है, और भी MSN है, याहू का, तो ये आपके सामने साइट्स ले आता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और आगे चलते हैं, काफ़ी लंबी एक लिस्ट साइटों के लिए आता है। उसमें से कौन सी साइट आता है जिनके अंदर उसको HTML मिलता है कि ये HTML की साइट्स है। अगर यहाँ पे आप बुक्स लिखेंगे तो बुक्स वाली साइट ले आएगा ना। अब HTML की साइट तो नहीं आई, बुक्स वाली आ गई। तो ये इसको कैसे पता चलता है कि मैंने ये वाली साइट लानी है? क्या होता है कि ये जिन कीवर्ड्स की बेस पे, यानी जिस साइट ने कीवर्ड्स दिए, जैसे अब हम साइट बनाएंगे उसमें हम ये कीवर्ड्स देंगे कि जब गूगल में सर्च हो HTML लिखा जाए तो हमारी साइट, फिर गूगल इन कीवर्ड्स की बेस पे जो है ना वो सर्च करता है कि अच्छा ये वेबसाइट जो है ना ये HTML को रेफर करती है। अब ये अगर समझ गए कीवर्ड्स की बेस पे, तो ये सर्च इंजन के लिए होते हैं, ये डिस्प्ले नहीं होते, ये साइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होंगे, ये बिहाइंड द बैकग्राउंड में काम करेंगे। जब सर्च इंजन इनको क्रॉल करेगा, सर्च करेगा, तो देखेगा कि यार इस साइट में मेटा इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, यानी डाटा अबाउट डाटा का दिया हुआ, वो इसका मेटा डाटा मेटा देखेगा, इसके कीवर्ड चेक करेगा। अगर इसके कीवर्ड में HTML नहीं होगा तो हम लिखेंगे वो नहीं शो करेगा। सारी बात है, वो फिर कहेगा ये HTML की साइट नहीं है, फिर आप कुछ और लिख देंगे, टॉय लिख देंगे, बुक्स लिख देंगे, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, कुछ भी, इस्लाम, रिलीजियन, स्पोर्ट्स, जो जिस टाइप की साइट हो इसकी साइट उस तरह के कीवर्ड लिखेंगे ना इसमें। तो ये बेसिकली सर्च इंजन के लिए होता है कि जब सर्च इंजन सर्च करे तो वो यहाँ से फिर ये कीवर्ड्स ले ले। समझ आ गई इसकी मेटा कीवर्ड्स। तो यहाँ पे जिस तरह की आपकी साइट होगी उस तरह के आपने फिर कीवर्ड्स लगाने। उसके बाद ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और उसमें कंटेंट लिखा फ्री वेब ट्यूटोरियल। ये क्या होता है कि जब साइट यहाँ पर लिस्ट होती है इस तरह, तो ये डिस्क्रिप्शन भी तो आती है नीचे, तो ये वो डिस्क्रिप्शन होती है, छोटी सी डिस्क्रिप्शन आती है, तो ये डिस्क्रिप्शन फिर यहाँ से आती है, ये वाली डिस्क्रिप्शन। ये जब गूगल सर्च इंजन में सर्च होगी तो तब ये डिस्क्रिप्शन पकड़ेगा। तो ये डिस्क्रिप्शन जितनी मर्जी लंबी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी 250 तक को लिख लें, क्योंकि आनी थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा तो आनी।
250 वर्ड्स तक लिख लेंगे, लेकिन आनी तो थोड़ी सी है। अच्छा, इसका कोई केस सेंसिटिव तो नहीं कि पहले डिस्क्रिप्शन फिर कीवर्ड लिखना? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो यानी ये मेटा ने डिस्क्रिप्शन, फिर आपने इसमें ये डिस्क्रिप्शन लिख दी तो कहता है ये आपके पेज की डिस्क्रिप्शन में मुतालिक होता है। और ये कीवर्ड्स आपके वो सर्च इंजन के लिए कीवर्ड्स दबाते हैं, जी। कीवर्ड बताते हैं। अच्छा, और भी इसमें जो कितनी दिए थे, 4 दिए थे। फिर इसी तरह ये करैक्टर सेट है, मेटा करैक्टर सेट UTF-8, ये हम इसको कंप्लीट में पढ़ेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में, करैक्टर सेट में। अभी सिर्फ ये समझ लें कि ये होता है, इसकी डिटेल क्या मुकम्मल वो इधर पढ़ेंगे। असल में ना लैंग्वेज होती है ना, उसमें आपको पता है अरेबिक लैंग्वेज भी होती है, इंग्लिश भी होती है, काफ़ी उन्हें कहते हैं करैक्टर सेट, करैक्टर का सेट क्या है। तो ये फिर लैंग्वेज के लिए भी इस्तेमाल होता है कि आपने काफ़ी है, UTF-8 है, 32 है, 64 है, कि ये फॉर्मेट होते हैं कि जब आपकी साइट पर चाइनीज़ भी तो होती है ना, चाइनीज़ में साइट भी तो बनती है, तो फिर ये UTF इसमें सेट करते हैं। उर्दू के लिए कुछ और UTF होगा, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट का UTF सेट करते हैं, करैक्टर सेट सेट करते हैं। इसकी फिर हम डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे, ये चैप्टर आएगा करैक्टर सेट में, ये यार इस एंटिटी सिम्बल्स के लिए। अब इसे समझने के ये भी एक मेटा में, ये मेटा में लिखा जाता है उसकी लैंग्वेज वगैरह के लिए, ठीक है जी। फिर इसी तरह ये मेटा नेम, ऑथर, कंटेंट, ये भी सर्च इंजन के लिए होता है बस, कि वो जब डिस्प्ले करता है तो बताता है कि इस पेज का ऑथर कौन है। ये डिस्प्ले नहीं होता, सिर्फ सर्च इंजन के लिए होता है। फिर ये एक टैग है कि मेटा रिफ्रेश, इससे क्या होता है कि आपका हर पेज, ये लिखा हुआ है 30, इसका मतलब ये जब ये टैग लगेंगे इसका मतलब है कि आपका पेज हर 30 सेकंड में खुद ही रिफ्रेश होता है, वो रीलोड होगा हर दम 30 सेकंड में। जैसे मैं ये बटन नहीं दबाता यहाँ पे, तो ये रीलोड होता है ना। जब आप ये एक स्टेटमेंट लिखेंगे ना, तो जितना टाइमर बनाएंगे उतना टाइमर कितना लिखा हुआ हमने 30 सेकंड्स, 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड बाद ये पेज और बहुत, मैं आपको इसकी मिसाल करवा दूँ, तो यही लिखा हुआ ना, ये भी देख लेंगे, आपको फिर पता चल जाएगा। ये हमारा चल रहा है ना डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर कहीं जहाँ मर्जी लिख दे, बस हेड के अंदर होना चाहिए। मैंने 30 डेज को मैं क्या कर देता हूँ 2 सेकंड्स, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे पड़ा, ये लिखना, देखिएगा 2 सेकंड बाद रिफ्रेश, फिर आ गया, फिर आ गया, हो रहा कि नहीं हो रहा, रीलोड होता है। ये देखो रीलोड होता है ना, तो ये सारा कुछ इसका ये जाती है कमांड, ये रीलोड होगा तो सारा नए से रीलोड का मतलब स्टार्ट फिर हो जाएगा। तो ये इसमें हमने इसको आप चेंज कर दें, इतना लंबा नहीं में चाहिए भाई, हमने इसको कहते हैं 10 सेकंड्स का, ठीक है 10 सेकंड्स कर दें ना मेटा में। तो अब इसको आप देखिएगा कि हम इसको 10 सेकंड कर दिया। तो ये मेटा से जरिए होता है ना, कि अभी देखो ना, ये मेटा डाटा अबाउट डाटा के डॉक्यूमेंट को क्या करना है 10 सेकंड बाद, अभी 10 सेकंड बाद हुआ करेगा रिफ्रेश। देखा 10 सेकंड गुजरे हैं तो उसने ये दे दिया, पहले 2 सेकंड सामान है। बात का रिक्वायरमेंट होती है, उसने फॉरेक्स साइट बनाते हैं यार, बार बार सर्वर से ना लोड हो हर 2 मिनट बाद। ऐसी साइट होती है जो कहती है हर 2 मिनट बाद, स्पोर्ट्स क्रिकेट का स्कोर होता है कि वो रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है कि यार हम बैठे बैठे साइट आपकी अपडेट होनी। हाँ ऐसी होती है साइट्स ना, रिक्वायरमेंट। अभी 10 सेकंड हम लेकर 10 सेकंड में साइट जो है तो वो रिफ्रेश हो जाए। तो ये मेटा जो है ना, मेटा टैग के जरिए ये समझ आ गई इसकी। तो ये मैंने इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस, इसके साथ सेकंड्स तो नहीं लिखा होता, 10 के साथ वो ज्यूम यही करता ना कि जो सेकंड ही है ना लिखा होता, फिर भी वो 10 ही इसका, यानी कि ये सारी उसकी लैंग्वेज है ना, उसको पता है ये 10 सेकंड ही है। अगर 1-2 घंटे या 1 दिन करना तो उसका बड़ा सिंपल कैलकुलेट कर लें आप, कैलकुलेशन कर लें। सेकंड्स के देखिए ना, आपने क्या घंटा करना है ना, तो 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, इसको 60 कर तो 3600 लिख दो। इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन हाँ 1 घंटा हो 3600 लिख दो।
इस तरह लिखेंगे 3600 लिख लेंगे, यानी ये सिंपल तरीका है। क्योंकि 3600 को डिवाइड करेंगे 60 से तो ये मिनट आ गए, फिर इसको 60 सेकंड, तो ये मैथ सिंपल वो कैलकुलेशन हो जाती है। गूगल में भी ये वो कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये समझ आ गई मेटा की। तो ये बहरहाल डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, आथर, करैक्टर सेट, रिफ्रेश, ये सारा ये हो गया। फिर ये स्क्रिप्ट है, इसको भी कर लें। ये उसने इसमें हेड में लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, उसमें एक फंक्शन उसने बना दिया। बटन क्लिक पे वो कहता है जी क्या हो गया, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर कुछ और लिखा जाए। देखो बटन क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर चेंज हो जाता है। अच्छा ये भी इसका रिजल्ट नेम है फंक्शन माय फंक्शन। फंक्शन रिजर्व वर्ड है, ठीक है जी। माई फंक्शन रिजर्व वर्ड नहीं, एबीसी लिख लें, एबीसी लिख लें, एक्स वाई जेड लिख लें। ये माई फंक्शन रिजर्व वर्ड नहीं है। ये कुछ ये मकसद क्या होता है कि आप ना एक ये फंक्शनैलिटी को ना एक ना ब्लॉक बना लेते हैं कि यार इसको मैं कहीं कॉल कर लूँगा। मतलब बटन क्लिक पे मैं इसका नाम रख इसको कॉल कर लूँ। आप एक ब्लॉक बना लिया ब्रैकेट्स के अंदर, एबीसी रख लें, बस इसका नाम मैं एबीसी रख लेता हूँ। और ये बटन क्लिक पे मैंने किसको कॉल कर लिया, एबीसी को। ये एबीसी एक मैंने ब्लॉक बना लिया, छोटा सा मैंने यूनिट बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। और उसको मैंने ऑन क्लिक, ये रिजर्व वर्ड है ऑन क्लिक, बटन बनाया, बटन है बटन, बटन के ऑन क्लिक पे मैंने कहा कि ये एबीसी कॉल हो जाए। ये एबीसी फंक्शन फंक्शन रिजर्व वर्ड एबीसी, ये इसका एक खास सिंटैक्स ये बन गया। उसके क्लिक पे जो है ना ये इसको पहले ये कर लो, ये उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट लिखा होगा वो कॉल होगा। हाँ जी। ये फिर जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, उसने जैसे यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है कि ये मुकम्मल उसका ट्यूटोरियल है जावास्क्रिप्ट का, पूरी बुक है इसके ऊपर, जो पूरी इसकी डिटेल है जैसे वहाँ पर। अभी सिर्फ उसका समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि स्क्रिप्ट HTML हेड के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगाया जाता है तो उसमें जावास्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बटन क्लिक पे भी ना करें, आप सिंपल इसको फंक्शन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि फंक्शन जब बनाते हैं इसको कॉल करेंगे तो वो कॉल होगा। अब इसको बगैर फंक्शन के जावास्क्रिप्ट लिख देंगे तो ये फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये फ़ौरन ये देखिए मैंने सी रिजल्ट किया तो वो ट्राई पे बटन का ये बटन तो हमने ख़त्म कर दिया ना। हमने से कहा कि जस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इन HTML। एक मिनट इसको हम अपने पेज पे ले जाए। है क्यों नहीं? जावास्क्रिप्ट क्लोज नहीं किया। अच्छा वो एरर दे दिया उसने स्क्रिप्ट का। शायद इसकी वजह कि अभी उसको वो यहाँ मिला नहीं, इसकी वजह ये वो उस वक्त एग्जीक्यूट होता ना तो वो डेमो उसको बना नहीं होता, समझ गए। जी मैंने इसलिए इसके नीचे डाल दिया, ये रीज़न थी ना। यहाँ पे वो करता उसको भी डेमो मिलता नहीं, क्योंकि वो इसने एग्जीक्यूट कर दिया अभी इधर नहीं किया, क्योंकि ये लाइन बाई लाइन करता ना, जी जी तो लिहाजा फिर उसको ये आईडी मिलता नहीं। फिर इसलिए मैं जब यहाँ करता हूँ तो करता हूँ। एक और इसका हल हो सकता है कि आप ये फंक्शन बना लें, फंक्शन ABC। फंक्शन इसीलिए होता है कि जहाँ इसको आपने अब ये कॉल नहीं होगा, जब इस बल्कि इसको जहाँ लगाना उसे यहाँ पे आप लगा लें स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। ये बहरहाल जावास्क्रिप्ट की बातें, फिर यहाँ इसको कॉल कर लें ABC को, इस तरह कॉल हो जाता है, ठीक है। ये अब कॉल हो गया, यहाँ का ये बन जाएगा, यहाँ एग्जीक्यूट होगा। अब इसको देखें, अब भी वही काम हो रहा है ना। अगर आप इसको कमेंट कर देंगे जैसे इस तरह जावास्क्रिप्ट में कमेंट होता है, अब नहीं हो रहा, ठीक है। कमेंट हटा देंगे तो बहरहाल ये वो उसकी बातें हैं। फिलहाल सिर्फ इस लेक्चर में इतना सिर्फ लिख लें कि स्क्रिप्ट हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगाएगा तो जावास्क्रिप्ट लिखी जाए, ठीक। इसको फिर वो डिटेल तो फिर आनी आगे।
बेस एलिमेंट है लास्ट, ये देख लें बेस एलिमेंट, ये भी ये हेड में लगाया जाता है बेस। इसमें अपने बेस ये href ये बेस। अब इसका क्या मतलब है कि अब जितने भी आंसर टैग लगेंगे ना उसमें वो बेस ये और ये वाली बेस पकड़ेगा, समझ गए? बेस यानी कि जो पहला वो लगाया हुआ पिक्चर लगाई है। मैं आपको इसकी ये देखें, ये टैग लिखा आ रहा है इमेज सोर्स, जी इमेज ये इस फाइल को कहाँ ढूंढेगा? इसी सोर्स में, ये जो सोर्स जहाँ ये फाइल पड़ी है। जी नहीं, ये अब इसको ये यहाँ नहीं ढूंढेगा, ये इसको ढूंढेगा स्लैश इमेजेस के अंदर, इसके अंदर। यहाँ अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना a/b/c/d, ये इसको कहाँ ढूंढेगा? इस डायरेक्टरी के अंदर, यानी वेब, ये वेबसाइट जिसको इमेज का फोल्डर, फिर ए का फोल्डर, फिर बी का, ये इसको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। अगर आप ये बेस टैग नहीं लगाते तो ये इसको कहाँ ढूंढेगा? जहाँ ये फाइल है, यानी इसी डायरेक्टरी के अंदर। उसने डेस्कटॉप में पड़ा तो डेस्कटॉप भी ढूंढेगा। लेकिन जब आप बेस लगा देंगे इसका मतलब है कि आप सोर्स देंगे तो ये सोर्स ढूंढेगा यहाँ के अंदर बेस टैग में। ये होता है बस बेस टैग, समझ आई? जैसे किसी फोल्डर से हम पिक्चर उठाते थे। हाँ जी, वो होता है ना कि तमाम के लिए मसला आप कहते हैं यार फिर ये होगा कि बार बार नहीं ये इतना लंबा लिखना पड़ेगा ना, एक ही दफ़ा मसला आने इमेज बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ना, एक ही दफ़ा बस लिख लेंगे। ये जो इमेज सोर्स नीचे लिखा हुआ है इसका ऊपर, इसका ये हाँ HTML5.gif, ये ऊपर तो कहीं नहीं लिखा हुआ बेस टैग। इमेजेस में पड़ा हुआ, इमेजेस का फोल्डर करता ना, ये बना हुआ ना। अब इसको ये बोला कहाँ ढूंढेगा? ये इसको यहाँ ढूंढेगा बेस टैग की। अगर बेस टैग ना होता तो इसने इसको यहाँ ढूंढना था, ऐसे ऐसे ढूंढना था। अच्छा, ये जो सोर्स लिखा HTML5.gif, ये एक इमेज का नाम है इमेज का नाम है ना, और कैसे? ये इमेज उस इमेजेस में पड़ा हुआ है हाँ जी, जो उसने हाँ जी। www.wpschool.com images। मैं आपको इसकी मिसाल करूँगा, ये आप देखें, मैं ये बेस टैग खत्म, ये अब आ रहा है इस टाइम, ये इमेज आ रहा है ये image आ बेसिकली। रहा है। मैं ये बेस टैग खत्म कर देता हूँ, ये इमेज नहीं आएगा। ये था ना, हमने इसको कहा है कि इमेजेस ये पड़ा हुआ है, तो शायद कैशे का मसला बहरहाल। ये वेबसाइट से हाँ, उठाने के बाद इसको नहीं, ये इमेज नहीं यहाँ इसको शो कराना चाहिए, क्योंकि इसको फिर यहाँ पे ये इमेज नहीं शो करानी चाहिए। बहरहाल इसको आप वो करेंगे ना लोकल पे तो फिर ठीक हो जाएगा। समझ आ गई कि इसमें कोई सवाल है? चलो फिर इसको, ये बेस है तो बेसिकली वो कह रहा है कि आपने HTML हेड के अंदर जो एलिमेंट्स पढ़े ना, वो ये आपने हेड पढ़ा, हेड तो ऑलरेडी पढ़ा होता है, हेड के अंदर टाइटल पढ़ा, बेस पढ़ा, लिंक पढ़ा, मेटा पढ़ा, स्क्रिप्ट पढ़ा और स्टाइल पढ़ा। यहाँ पर ही चैप्टर क्लोज होता है, इसको आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस, इससे कोई चीज़ होती है। कल फिर हम इंशाल्लाह ये एंटिटीज़ वाला शुरू कर लें, लेकिन इसकी कल ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सर्च इंजन का मेटा टैग है, रिफ्रेश करना, ये सारे ये अक्सर यूज, यानी काफ़ी ये यूज होता है। उसको क्लोज कर